नमस्कार। जय हिंद, राम राम सभी साथियों को। हम पढ़ रहे थे बेरोजगारी और बेरोजगारी के प्रकार, ये टॉपिक पढ़ रहे थे। भारतीय इकोनॉमिक्स में बेरोजगारी इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रकार मैंने आपको बताया था और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम था बेरोजगारी। बेरोजगारी। और आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक टीचर का मेरे पास फोन आया। गुरुजी क्या फोन आया बताता हूँ, वो आपकी वजह से फोन आया। वो गुरुजी जो है वो तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की। तो गुरुजी तैयारी के दौरान लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे और वहां पर आपने जो है मेरी तारीफ शानदारी कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं, ठीक है। और उन गुरुजियों ने कहा कि यार गुरुदेव, बच्चे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं। ये बात मैंने देखी है। बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन आपके साथ जो बच्चों का प्रेम है ना, वो एक अलग ही लेवल का है। और आप रहते भी इतने सीरियस से हो, है या ऐसे लगता है कि अकड़ू से टाइप के। मान लो जो हमसे पढ़ते हैं, जो प्रेम करते हैं, सब जानते हैं कि हम किस प्रकार के हैं। चलो मेरे भाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम पढ़ रहे थे बेरोजगारी के प्रकार, जिसमें हमने नंबर 1 पर जो वो पढ़ दी थी, कौन सी? खुली बेरोजगारी। सभी साथियों को सारे डाउट क्लियर हो गए खुली बेरोजगारी को लेकर। अब 2 नंबर पे जो हम पढ़ेंगे, 2 नंबर पे अब यानी जो प्रश्न वगैरह है वो भी हम करेंगे, ठीक है। एक बार मैं सोचता हूँ 2 टॉपिक हो जाए तो कोई 10 एक प्रश्न बन जाए, बढ़िया बढ़िया जो पेपर में आते हैं। तो दो एक क्लास से हो जाती है, जैसे दो हो गई, अब ये तीसरी। इसके बाद मैं आपको आधे बीच में प्रश्न करा दूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, ऐसे काम कर लेंगे अपने प्रश्नों का। तो ठीक है। तो बेरोजगारी के प्रकार में अगला 2 नंबर जो प्रकार है वो हम पढ़ेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी पढ़ेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी की मेरे भाई अगर हम बात करें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को कहते हैं, ये आपको कल मैंने बताया भी था। इसी बेरोजगारी के उपनाम देखने को मिलते हैं दो। अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई। कई बार यहीं से प्रश्न आ जाता है ऊपर ऊपर से, छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कौन सी होती है? अदृश्य, या इसे कह सकते हो अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी जो है वो हम इसे कह सकते हैं। बेरोजगारी जो है वो हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इसे अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी हम कह सकते हैं। देखो, यहां लिख दिया अदृश्य और इधर लिख दिया छिपी हुई बेरोजगारी। ये उपनाम क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे मान के चलो अपने मोहल्ले में एक दुकान है, ठीक है। और ये दुकान किसकी है? घर बना दिया सर जी, मान लो दुकान है ये दुकान जो है वो परचून की है। परचून का मतलब समझ गए? किरियाने की दुकान है, ठीक है। अब किरियाने की दुकान मान लीजिए मान लो अपने घर के अंदर बनाई दी है। अब आपको यहां पर ये क्या देखने को मिलता है कि जो परचून की दुकान होती है ना, किरियाने की जो दुकान होती है ना, वहां हमें क्या देखने को मिलता है कि इस परचून की दुकान पर अब काम तो यहां पर एक व्यक्ति का होता है, लेकिन कभी कभी पापा बैठते हैं, पापा के साथ बड़ा भाई भी बैठ जाता है, कभी हम भी बैठ जाते हैं, कभी जो है वो माता भी बैठ जाती है ड्यूटी निभाने के लिए। तो कहने का मतलब कई बार हम ऐसा देखते हैं कि दो दो तीन तीन लोग जो है इस एक दुकान पर ही लगे होते हैं। अब यहां पर अगर ये एक व्यक्ति काम करे ना, तो भी काम चल सकता है, तो भी काम चलेगा। लेकिन यहां पर तीन तीन चार चार लोग काम कर रहे हैं, इसे ही बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक व्यक्ति की आवश्यकता, वहां दो लगे हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। सबसे बड़ा ये देखने को मिलता है आपको कृषि क्षेत्र में। सबसे बड़ा ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का भाग है वो आपको कहां देखने को मिलता है? कृषि क्षेत्र में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। देखो, कृषि क्षेत्र में मान के चलो 7 लोगों की आवश्यकता है, लेकिन घर पे ऐसे मान के चलो भाई बहन ऐसे करके 10 लोग हैं, और 10 के 10 लोग जो है वो इस क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। जरूरत तो थी 7 की, कर कितने रहे हैं? 10, ऐसे देखने को मिलता ही है ना। तो इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। यहां पर कितने प्रच्छन्न बेरोजगार है? 3। यानी अनावश्यक जो लोग काम करेंगे वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंदर क्या होंगे? शामिल होंगे। अनावश्यक लोग, जैसे 7 लोग से काम चल रहा है यहाँ, तो क्यों 10 लोगों की आवश्यकता है? तो फिर वो घर के 3-4 लोग होते हैं, वो भी यहीं लग जाते हैं काम करने। तो इसे बोलते हैं प्रच्छन्न, क्योंकि इसमें पैसा उतना ही होता है। देखो, जब ये 7 लोग काम करेंगे तो ये इतना बड़ा क्षेत्र है, पैसा तो उतना ही होगा, लेकिन यहां पर लोग जब बच जाएंगे तो यहां पर ही पैसे का डिवाइडेशन हो जाएगा, है ना। पैसे का जो है डिवाइडेशन यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य में लगे हों।
इसमें परिभाषा लिख लेना, आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य में लगे हों, यानी आवश्यकता कम की है, ज्यादा लोग लगे हैं, तो उसे बोलते हैं प्रश्न बेरोजगारी। जैसे हो, और यहां अगर कुछ लोगों को हटा दिया जाता है, यहां कुछ लोगों को हटा दिया जाता है तो भी उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा या कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखो, 7 लोग जो है एक काम को करने में लगे हैं, इतना बड़ा एरिया है। अब घर पे मान लो अपने परिवार मान के चलो 15 लोगों का, जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें औरतें भी हैं और पुरुष बच्चे सब शामिल है। 7 लोगों से यहां पर उत्पादन उतना ही होगा, लेकिन अब वो घर वाले जब बच्चे होंगे तो 10 लोग हो जाएंगे यहां पर, फिर 10 लोग मिलकर ये काम करेंगे तो भी उत्पादन उतना ही होगा। यहां पर ये क्षेत्र नहीं बढ़ा है, बड़ी है तो इंसानों की संख्या वो कितनी, 3। सर इसका कोई लाभ तो होगा? एक लाभ है, काम बढ़ जाएगा, यानी काम करने में जो है वो थोड़ी आसानी देखने को मिल सकती है। जो नरमो चुगा आपा, ठीक है, नरमा चुगते हैं तो नरमा चुगते टाइम अब सोचो एक 7 लोग ही चुग रहे हैं। अब नरमा तो वो उस एरिया का फिक्स है, इतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन 10 लोग हो जाएंगे तो बस इतना काम में रियायती हो जाएगी, 10-10 किलो करके सारा नरमा चुगेंगे तो जल्दी चुग जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बस प्रच्छन्न बेरोजगारी की परिभाषा पूछी, इसलिए हमें इसे ही इसको पढ़ना होगा, इसी तरह जो है वो इसको पढ़ना होगा। बहुत बढ़िया। अब ये प्रश्न एक सेकंड ग्रेड में क्या आता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे अधिक कहां देखने को मिलती है, ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया। यहां पर स्टार लगा के लिख दे रहा हूं, मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूं कि आप भूल ना जाओ। यह बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि सेक्टर के अंदर, कृषि क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलती है। तो यह बेरोजगारी जो है वो सबसे ज्यादा मेरे भाई कहां देखने को मिलेगी? कृषि क्षेत्र में। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, मैं यहां ऐसे भी लिख देता हूं ताकि आपको याद हो। यह प्रश्न जो है सेकंड ग्रेड में पूछा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा कहां, कौन से सेक्टर में मिलती है? कृषि। अपने कृषि एरिया में ज्यादा ये बेरोजगारी मिलती है, क्योंकि यहाँ 7 लोगों की आवश्यकता 5 लोगों की होती है, लेकिन 10 लोग लगे होते हैं, तो यहां ऐसी बेरोजगारी जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आप एक बात और लिखोगे, हाँ, अगर अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो याद रखना गांव में क्या है? कृषि है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है इस बेरोजगारी, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी जब पढ़ते हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार जो वो कौन सी बेरोजगारी का है? प्रश्न, ये भी याद रखना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बेरोजगारी, सबसे महत्वपूर्ण प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रकार है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रकार है। आप मैं ना मेरे से एक लाइन पीछे रहा करो, जब ये साथ साथ उतारते हो ना आप मेरे से एक लाइन पीछे रहा करो, ताकि कोई अपने से गलती हो तो आप ज्यादा गलती ना करो, ठीक है? तो एक लाइन थोड़ा सा पीछे होगी, उतारा करो, एक लाइन जो थोड़ा पीछे हो गया आप मेरे से उतारा करो, ठीक है? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप मुझे ये बताओ कि अपने कृषि की बात करते हैं, ठीक है, कृषि के अंदर अगर अपने बात करते हैं तो कृषि नियोजित श्रम में 2021-22 के अनुसार, 2021 और 22 के अनुसार जो है वो योगदान कितना % देखने को मिलता है कृषि का? यानी कृषि कार्यों में जो लगे हुए हैं, ये प्रश्न मैंने कल भी आपको कराया था। 45.5% जो है वो ये इनका रेशो था, कृषि नियोजित श्रम का जो रेशो बताया जाता है, यानी कृषि के अंदर 2021-22 के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़े हैं, लगभग 45%
पॉपुलेशन जो है वो कृषि नियोजित बल पर काम कर रही है। एक मैं नोट लगा के और प्रश्न लिखा रहा हूं। बेरोजगारी का एक सूत्र हो जाता है, नोट लगा के यहां लिख दे रहा हूं मेरे भाई। बेरोजगारी का एक सूत्र और देखने को मिलता है, और मुझे कहीं कहीं प्रतीत हो रहा है ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके। लेबर फोर्स माइनस वर्कर फोर्स बराबर क्या होता है? बेरोजगारी। ये भी एक सूत्र याद रखना। अच्छा है ना सूत्र? हर जगह ये चीजें मिलेंगी नहीं मेरे भाई, जिसने अच्छी तरह से अध्ययन किया है वहीं पर आपको ये बातें जो है वो एक साथ देखने को मिल सकती हैं। लेबर फोर्स का मतलब होता है श्रम बल, और वर्कर फोर्स का मतलब होता है कार्यबल। कार्यबल। तो श्रम बल को जब माइनस कार्यबल से कर देंगे तो हमारा उत्तर जो है वो निकल कर आ जाएगा। आ जाएगा। एक मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, और बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कौन कौन जवाब देता है। कार्यकारी जनसंख्या में, कार्यकारी जनसंख्या अपने काउंट करते हैं कि ये जनसंख्या जो है वो काम कर रही है। ठीक है। अब देखो ये प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछूंगा मैं। कार्यकारी जनसंख्या में काम करने की काम करने की न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की है? कईयों को तो सीधा सीधा उत्तर आ गया, नहीं आया तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग आपका पीछे है। इस बात को लेकर बुरा मत माना, अल्लाह गुरुजी ने कह दिया हमारा दिमाग है तो भी तो आया नहीं दिमाग में, नहीं तो आजा तो कराइड था ना प्रश्नों की गई है, की गई है। और एक अच्छी बात आपको मैं और बताऊं क्या? सेकंड ग्रेड की आपने को पता लग गया होगा, नई भर्तियां जो है वो सुनने को मिली होगी। रीट की भी सुनी है, फर्स्ट ग्रेड की भी सुनी है। मैं आपको एक बात कहता हूं मेरे भाई, एक बात मैं आपको कहता हूं, ये जो पद दिए गए हैं इसको देखकर मायूस नहीं होगा। ये पद बढ़ चढ़कर आएंगे, पहले भी होता है और आगे भी होगा। यानी लगभग सेकंड ग्रेड की 40,000 पोस्टें खाली पड़ी है। ना ना करता अगर आप मान के चलो तो 20,000 पोस्ट आपको सीधी देखने को मिलेंगी। तो इस भर्ती के अंदर तैयारी करो। जो विद्यार्थी इस भर्ती में नहीं मुस्कुराएगा, मेहनत की होगी, कई बार क्या हम बहुत एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, कई बार नहीं होता सिलेक्शन, लेकिन अगली भर्ती में वही व्यक्ति मुस्कुराएगा और उसी की अच्छी रैंक होगी। इसीलिए जो आपको पढ़ा रहे हैं यहां पर ये आगे काम आने वाला है मेरे भाई। यही चीजें आपको आगे मिलेंगी। तो एक बार इनको पढ़ के बढ़िया कंसेप्ट क्लियर करके एक साइड मारो, नोट्स बनाओ इनके बढ़िया। ठीक है। तो वो बात है, भर्तियां आती रहेंगी, तैयारी नहीं होती है। भर्तियां तो एक दिन में आ जाती है, तैयारी एक दिन में नहीं होती है। ऑप्शन ए में लिखोगे 14 वर्ष, ऑप्शन बी में लिखोगे 21 वर्ष, सी में 15 और डी में 18। जल्दी से बताओ राइट उत्तर क्या होगा? कितने वर्ष की आयु कार्यकारी जनसंख्या में न्यूनतम मानी जाती है कि इतना साल का बच्चा जो है वो कार्य कर सकता है? कार्यकारी जनसंख्या का हिस्सा है। कार्यकारी जनसंख्या का हिस्सा का मतलब श्रम बल। तो मुझे आपको बताते हुए ये हो रहा है कि आपने इसका उत्तर सी ही किया होगा, 15 वर्ष। याद आ रहा है ना? 15 से लेकर 64 वर्ष मैंने आपको लिखाई थी। अधिकतम कितनी मानी गई है? 64। और न्यूनतम कितनी मानी गई है? 15 वर्ष। ये बातें यहां पर भूल मत जाना मेरे भाई, ये बातें आपके काम आने वाली है, भूल मत जाना। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बेरोजगारी होती है। कृषि नियोजन में 2021-22 में कितने श्रम बल लगे हुए हैं? नियोजित श्रम है 45.5% लोग काम कर रहे हैं। बेरोजगारी का एक सूत्र ये भी याद कर लेना, लेबर फोर्स यानी श्रम बल यानी वर्कर फोर्स कार्यबल बराबर बेरोजगारी होती है। कार्यकारी जनसंख्या में काम की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 15 वर्ष। अभी प्रच्छन्न बेरोजगारी में ही पढ़ना है। देखो यहां से 3% अभी तक मैंने दिखा दिए सेकंड ग्रेड में आए हुए, 3% जो है मैंने दिखा दिए हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में आगे ही आपको क्या लिखना है कि जब प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न जो है वो बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है, जब प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलती है तो इस बेरोजगारी में सीमांत उत्पादक क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रच्छन्न बेरोजगारी में सीमांत उत्पादन, सीमांत उत्पादन कैसा हो जाता है? ऐसे प्रश्न आता है। उत्पादन
तो याद रखना सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है, याद करो, शून्य हो जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में सीमांत उत्पादन जो होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। हाँ, समझ में आ गई। चलिए सर, शून्य का मतलब समझे नहीं। प्रच्छन्न बेरोजगारी में सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है, इसका मतलब समझे नहीं। सीमांत का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर एक खेत है, इतना उदाहरण से हम समझ लेंगे कि दिक्कत आएगी नहीं आपको। इस खेत में 6 लोग लगे हैं। ये जो खेत है, इस खेत में 6 लोग लगे हैं। कितने लोग लगे हैं, 6 लोग लगे हैं, ठीक है। जबकि इस खेत में आवश्यकता जो है ना, आवश्यकता, आवश्यकता यानी इतने बड़े खेत में 3 लोग से भी काम हो सकता है। 3 लोग से भी जो है, या हम कहते 4 लोग कर देते हैं, 4 लोग से यहां पर काम हो सकता है। 4 लोगों से क्या हो सकता है, यहां पर काम हो सकता है। 6 लोग लगे हैं, काम 4 लोग से हो सकता है, तो 2 लोग जो है वो सीमांत के अंदर आएंगे। तो इन 2 लोगों का जो सीमांत उत्पादन है वो शून्य हो जाएगा। सीमांत उत्पादन जो है, उत्पादन वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये तो बात मैंने बता भी दी आपको, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? सुनो ध्यान से एक बार फिर। मतलब ये है कि यहां पर 6 लोग लगे हैं, सोचो 6 को भूल जाओ। अगर यहां पर 4 लोग लगे होते और गेहूं बोया होता, तो वो जो गेहूं है उसका उत्पादन तो उतना ही आता ना मेरे भाई, उत्पादन तो उतना ही आता। तो इन 4 लोगों को जो लाभ मिलना था वो इनको मिल जाता। लेकिन अब यहां पर 6 लोग लगे हैं, बाकी आवश्यकता 4 की है, लगे 6 हैं। तो 2 लोग जो हैं उनका उत्पादन क्या हो जाएगा, सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, शून्य। क्योंकि एक तरह से ये मान लो कि 4 लोग काम करते हैं तो ही उनको लाभ मिलता है। ये 4 लगे, 2 और लगे ना, ये फालतू के एक्स्ट्रा आए हैं, तो इनका जो उत्पादन है वो एक तरह से शून्य है। क्योंकि 4 लोगों की इतने इसने उत्पादन कर दिया। अब ऐसे तो है नहीं कि यहां पर 6 लोग हो जाएंगे तो उत्पादन बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। एरिया तो उतना ही है, उत्पादन तो जो है वो क्या है, उतना ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। और बस लास्ट बात लिख लो, यह है बेरोजगारी, यह है बेरोजगारी अल्प विकसित देशों में मिलती है। यह है बेरोजगारी अल्प विकसित देशों में मिलती है, विकसित देशों में पाई जाती है, पाई जाती है। तो यहां से 2 प्रश्न आए हैं सेकंड ग्रेड परीक्षा में, 2016 के बाद वाले, 13 के बाद वाले पेपर बता रहा हूं मैं, उसके हिसाब से यहां पर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे केवल इस बेरोजगारी से। 2 क्यों, 3 बताऊं कौन कौन से। प्रच्छन्न बेरोजगारी अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। आवश्यकता से अधिक लोग किसी कार्य में लगे हों और यहां कुछ लोगों को हटा दिया जाता है तो भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये प्रश्न आया है, यह बेरोजगारी सर्वाधिक किस सेक्टर में है, कृषि सेक्टर में। एक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, एक ये प्रश्न आया है। कृषि नियोजित श्रम 2021-22 के अनुसार कितने लोग लगे हैं, 45.5% इसी बेरोजगारी में, सॉरी कृषि नियोजित क्षेत्रों में ये लगे हैं। ये नोट लगा के लिख लेना बात। इसमें ये बताया लिखा है कि कितने लोग कृषि नियोजित श्रम में काम कर रहे हैं। बेरोजगारी बराबर लेबर फोर्स माइनस, अगर हम वर्कर फोर्स को घटा देते हैं तो बेरोजगारी निकल के आ जाती है। कार्यकारी जनसंख्या में काम की न्यूनतम आयु कितनी है, 15 वर्ष, ये करा दिया। फिर एक प्रश्न जो है वो ये आया है, ये शून्य वाला सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में सीमांत उत्पादन कितना हो जाता है, बराबर 0, 1, 8। तो याद रखना शून्य हो जाता है, ये समझा दिया। ये और याद कर लेना, यह बेरोजगारी अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, अल्प विकसित देशों में जो पाई जाती है। ठीक है सर। इसके बाद आप लिखोगे मौसमी बेरोजगारी 3 नंबर पे। 3 नंबर पे जो बेरोजगारी लिखोगे वो हो जाएगी मौसम के आधार पर, मौसमी बेरोजगारी। यहां पर मेरे भाई आपको जो बेरोजगारी देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी, मौसमी बेरोजगारी। हाँ,
तो इसमें क्या होता है, इसमें जब रोजगार पूरे वर्ष न मिलकर, पूरे वर्ष न मिलकर कुछ समय, या इसे आप बोल सकते हो कुछ ऐसा मौसम आए जब रोजगार मिल जाए, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो कुछ ऐसी अवधि हो, अवधि में मिले तो उसे क्या बोलते हैं, मौसमीय बेरोजगारी। जैसे उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये अपना घर है, क्या है, घर। आप घर कब शुरुआते हो, या तो घर में कोई शादी होती है तब शुरुआते हैं, या दीपावली के समय। दीपावली मीन्स हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है तो तभी, या आप ऐसे कह दो त्योहार, दीपावली या कोई त्योहार। त्योहार अब जैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद हो गया, तो ईद को ये रंग वगैरह करवाते हैं, गलियों को बढ़िया तरह से सजवाते हैं। दीपावली पे जो है अपने घरों को सजवाते हैं, रंग करवाते हैं, तो वो चीज़ है। शादी की बात करें तो शादी में अपने घरों को सजवाते हैं, रंग रोगन करवाते हैं, कोई टूट फूटा उसका सुधार करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इस समय इन लोगों का काम बढ़ जाता है। अब जैसे पेंटर है, दीपावली के टाइम देखना आप कितना काम बढ़ जाएगा, इनको टाइम ही नहीं होगा दीपावली के टाइम, क्योंकि लोग उस समय क्या है घरों में पेंट वगैरह करवाते होते हैं, रंग वगैरह जो है रंग रोगन का काम जो वो करवाते हैं। तो जब रंग रोगन का जो काम है वो करवाएंगे, रंग रोगन का जो काम है वो करवाएंगे, तब आपको क्या फील होगा, तब आपको ये देखने को मिलेगा, तब आपको मेरे भाई ये बात देखने को मिलेगी कि अब इनका काम ज़्यादा हो गया। तो ये मौसम या कोई अवधि तक ही रहता है, दीपावली चलेगी तब ये काम ठंडा पड़ जाएगा, फिर ये कुछ और काम की ओर जो है वो भागेंगे। हाँ, तो इसमें जो मांग होती है ना काम की, वो समय विशेष पर निर्भर करती है। इसमें मांग, इस बेरोजगारी में मांग समय विशेष पर, समय विशेष पर निर्भर करती है। तो इसमें जो मांग होती है वो एक समय विशेष के ऊपर क्या करती है, निर्भर। और ये बेरोजगारी भी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक मिलेगी। यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो इस बेरोजगारी को क्या बोलेंगे हम, मौसमीय बेरोजगारी। क्या बोलेंगे, मौसमीय बेरोजगारी। यह अंडर डेवलपमेंट कंट्री के अंदर जो है वो देखने को मिलती है बेरोजगारी। हाँ, समझ में आ गई बात। तो इसमें मोटी सी छोटी सी बात यही है कि कुछ महीने ही काम मिलता है, कुछ माह ही काम मिलता है, काम मिलता है, बाकी बेचारा के रेवे दिन बेरोजगार रेवे। तो इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी में कम लोगों की आवश्यकता होती है, वहां ज्यादा लोग लगे होते हैं। उदाहरण आप खेत का ले लेना, 7 लोगों की आवश्यकता 10 लगे हुए हैं, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो 3 नंबर के बाद हम प्रकार में आएंगे 4 नंबर में। 4 नंबर में आप पढ़ोगे घर्षणात्मक बेरोजगारी को। 4 नंबर पे जो है वो क्या पढ़ोगे, घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वो हम नंबर 4 पर पढ़ेंगे, घर्षणात्मक। हाँ, चलिए देखो, मान के चलो ये बेरोजगारी कैसी होती है। यहां पर एक श्रमिक है, एक मजदूर है, वो कहीं काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में कर रहा है, मान लो कोई उद्योग में कर रहा है। मान के चलते हैं यहां पर ये कोई उद्योग है या कोई फैक्ट्री है जहां पर ये श्रमिक जो है वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। अब ये श्रमिक यहां पर काम कर रहा था। बाद में एक फेज ऐसा आता है कि इस श्रमिक को इस उद्योग से निकाल दिया जाता है। तो ये जैसे ही निकाल दिया तो ये क्या हो गया, बेरोजगार। ठीक है, अब ये कहीं दूसरे उद्योग में जाएगा। ये पहला उद्योग था और ये था दूसरा।
अब कहीं काम खोजने के लिए दूसरे उद्योग में गया, यहां पर भी इसको काम नहीं मिला, ऐसे तीसरे गया, यहां पर भी इसको काम नहीं मिला, ऐसे ही चौथे में गया, चौथे में जाकर कहीं इसको काम मिला, काम मिला, और चौथे में पहुंचने तक इसको यहां पर 3 महीने का समय लगता। यानी जब ये इस उद्योग से निकला और यहां तक पहुंचा ना, ऐसे काम पूछता पूछता, तो 3 महीने का टाइम लग गया। तो ये जो 3 महीने बेरोजगार रहा था ना, इसे बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। एक नौकरी छूटी, दूसरी नौकरी इसको मिली, उसके बीच का जो समय होता है, टाइम होता है, उसे कहते हैं क्या? घर्षणात्मक बेरोजगारी। समझ में आ गई? यानी एक नौकरी से दूसरी नौकरी के बीच में जो समय रहेगा ना, कि जब पहली नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पे जा रहा है, तो ये जो इसका बीच का समय खाया गया है, यानी यहाँ 1 महीना मान लो ये बेला रहा है, या 3 महीने फ्री रहा है, तो उसको सैलरी थोड़ी मिली है उस चीज की। अरे उस बात की उसे सैलरी नहीं मिली है। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। यह अस्थायी बेरोजगारी होती है। अगर मान लो काम साल तक नहीं मिला, तो ये साल तक बैठा है बेरोजगार, तो लिख लेना यह अस्थायी बेरोजगारी होती है। यह अस्थायी बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी होती है। कैसी बेरोजगारी होती है? बेरोजगारी होती है। तो यह जो है वो आपको कैसी बेरोजगारी देखने को मिलेगी? अस्थायी। यह जो है वो आपको कैसी बेरोजगारी देखने को मिलती है? अस्थायी। जो एक श्रमिक के एक नौकरी, इसमें लिखना ये होती क्या है? जो एक श्रमिक को एक नौकरी बोल दो, या मान लो वो कहीं काम कर रहा है बेचारा, तो एक नौकरी या काम से दूसरी नौकरी या काम, दूसरी नौकरी या काम मिलने की समय अवधि के बीच में होती है। काम मिलने की समयावधि के बीच में, समयावधि के बीच में होती है, बीच में होती है। तो याद रखना यह एक अस्थायी बेरोजगारी होती है। एक नौकरी से हम दूसरी नौकरी पर जाते हैं, उसके बीच में जो समय अवधि, बीच में जो खाली रहती है, उसी बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। गुरुजी ये बेरोजगारी क्यों होती है? क्या कारण है इस बेरोजगारी के? देखो आपको मैंने बता दिया वैसे तो मोटा मोटा कि इस बेरोजगारी के क्या कारण होंगे। इस बेरोजगारी के कारण जो है वो क्या होंगे? मान के चलो आप जो है पहले दिल्ली रह रहे थे, बाद में जयपुर आ गए, यानी आपने स्थान परिवर्तन कर दिया। वो कंपनी आपके साथ थोड़ी आ जाएगी, तो आपको वो नौकरी छोड़कर आना होगा। तो कई बार हम जगह चेंज करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। नंबर 2, या फिर हम इस नौकरी से प्रसन्न नहीं है, हम कोई नौकरी बदल लेते हैं। नौकरी बदलने पर भी हमें ये बेरोजगारी देखने को मिल सकती है। 3 नंबर, अगर आपने कुछ नया किया हुआ है, मान लो आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो फिर आप ऐसे थोड़ी है कि 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 में जॉब करोगे, नहीं। अब आपने अच्छा किया हुआ है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपके पास तकनीक की अच्छी है, उसके हिसाब से ही आप काम चाहोगे ना। अब मैं मान के चलो मेरे को कोई कहे कि ले भैया जॉब कर ले, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, मैं अपने इस लेवल से तो नीचे नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो इससे हमेशा आगे जाऊंगा। ये छोटी सी बात है, सोच के देखो जरा आप, कि मान के चलो एक ये बात ऐसे नहीं है कि सर आप ऐसी बात कर रहे हो, आपको बातें आती हैं, ऐसे मत सोचना। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अब जैसे 4th ग्रेड लेवल की भर्ती है, ठीक है, 4th ग्रेड लेवल अपने को इतना तो लगता ही होगा यार, इतना तो ट्रस्ट होगा कि इससे तो हम ऊपर ही हैं। 4th ग्रेड लेवल से आज जो जिस स्थिति में है, जो देखो पैसे कमा रहा है, रोजगार पा रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं बेरोजगार की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। बेरोजगार के लिए तो बहुत बेस्ट है 4th ग्रेड भी, मैं ये कह रहा हूँ। मान लो मुझे ये लगता है कि अब मेरे को कोई आप में से या कोई कहेगा 4th ग्रेड का फार्म भरा दे, मैं क्यों भरवाऊंगा? इसका मतलब तो यही है, फिर मैं अपने ये जो मैंने इतना पढ़ा है, तो ये मैंने ऐसे थोड़ी पढ़ा है। हाँ कोई ये बोले कि यूपीएससी का फार्म भरा दो, असिस्टेंट प्रोफेसर का भरा दो, तो फिर हम ये विचार करते हैं कि नहीं यार भरवा देना चाहिए, इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये अपने लेवल को टच भी करती है। क्योंकि एक जीवन में आप याद रखना हमेशा बात,
ये अपने आप से ही होगा, आपके कहने से। आपको कभी ऐसे लगने लग जाए ना, जैसे अब आप फर्स्ट ग्रेड हो, तो आपको ऐसे लगना चाहिए यार फर्स्ट ग्रेड से तो नीचे मैं नहीं जाऊंगा। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड कर रहे हो, सेकंड, ये दम होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं सेकंड ग्रेड से तो नीचे नहीं जाऊंगा, चाहिए मुझे कितना ही पढ़ना पड़ जाए। कई तो ऐसे हैं फर्स्ट ग्रेड पे रीट पे आएंगे, रीट पे आके एलडीसी का फॉर्म भर देते हैं, फिर खेतों में चले जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां उनके द्वारा जो है वो की होती है, तब वो ऐसे दृश्य देखते हैं, तब वो ऐसे दिन जो है वो देखते हैं। मेरे भाई जब आपने अच्छी मेहनत की होती है और अच्छे स्मार्ट स्टडी के साथ, तो कभी भी आपको ऐसे दिन जो है वो देखने को नहीं मिलते होते हैं। ठीक है, तो कमी कहीं ना कहीं करके हमें होती है। सभी देखो 90% किताबें बाजार में वही है जो सभी सोर्स को जो है पढ़ रहे हैं। 10-1% हम मान लेते हैं कि कोई कहाँ से पढ़ रहा है, कोई कहाँ से सिलेक्शन लेंगे, उसमें से 90% वही कंटेंट को फॉलो करेंगे जो आप कर रहे हो। बाजार में आपको पता है क्या चल रहा है, वही किताबें फिक्स है, वही उनके पास है, वही आपके पास है। आप चाहे देख लो, आप पूछोगे तो किसकी, इकोनॉमिक्स की कहाँ से पढ़ रहे हो या इतिहास की कहाँ से कर रहे हो, कोई 1-2 किताबें होंगी जो मार्केट में मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादातर आती भी नहीं है। और हाँ, मैं आपको ये बात मैं और बता दूं, इकोनॉमिक्स की किताब पे काम चल रहा है, रीट और सेकंड ग्रेड। जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की दोनों किताबें निकालूंगा, तो ये तो पेपर दे लो आप, ये भर्ती दे लो, बढ़िया। कई अगली भर्ती को मानकर टारगेट रख के तैयारी कर रहे हैं, तब तक वो किताबें अपनी आ जाएंगी। ठीक है, इतनी शानदार किताब बनाएंगे, इतनी सरल भाषा में किताब बनाएंगे, जैसे अभी पढ़ रहे हो ना, मजा आ रहा है ना, तो ऐसे ही वो आने आगे जो है वो आपको मजा आने वाला है। तो स्थान परिवर्तन, नौकरी बदलना, नई योग्यता के अनुसार खोज, नई योग्यता के अनुसार खोज। अब जैसे आपकी योग्यता अच्छी है, तो उसके अनुसार कई बार हम नौकरियां खोजने लग जाते हैं, तब हमें कई बीच में जो है बेरोजगार हम रह जाते हैं कुछ समय के लिए, है ना। कई बार क्या होता है कि सूचना की कमी भी होती है, कोई नौकरी है, अब उसकी सूचना हम तक होती नहीं है, तो कमी होगी, तब भी उसको जो हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी। लास्ट, कौशल मिलान में समय, यानी आपकी जो स्किल है, मान लेते हैं बेहतर है, लेकिन वो जो मालिक है वो देखना चाहता है उस तक कभी ये पहुंचे ही ना, पहुंचने में टाइम लग जाए, तो कौशल मिलान में कई बार समय लग जाता है। कौशल मिलान में, स्किल मिलान में समय, तो ये कारण है जब वो उस समय के लिए जो बीच में थोड़ा बेरोजगार रह जाता है, उसे बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब आप पूछोगे क्या सर ये बेरोजगारी बुरी है? नहीं, ये बेरोजगारी बुरी नहीं होती है। क्यों? सोच के देखो, अब आपकी जो योग्यता है, अब वो भी मैंने बात बताई थी ना, जैसे मान के चलो आज मैं अपना ये मानता हूं कि मेरा लाइफ स्टाइल आज ऐसा है, तो इतनी तो मैं मेहनत रखूंगा मेरे जीवन में कि इस लाइफ स्टाइल से नीचे मैं नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो इससे आगे जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो वही बात है, चाहे मुझे कुछ समय के लिए फ्री रहना पड़ जाए, लेकिन मैं इस लाइफस्टाइल से नीचे नहीं जाऊंगा। तो वही बात है मेरे भाई, ये बेरोजगारी जो होती है ना, ये बुरी नहीं होती है। तो एक लाइन ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, कौन सी बेरोजगारी बुरी नहीं होती है? घर्षणात्मक। देखो, यह बेरोजगारी बुरी नहीं होती है, यह बेरोजगारी बुरी नहीं होती है, नहीं होती है। तो ये जो बेरोजगारी होती है, ये जो बेरोजगारी होती है, ये बुरी नहीं होती है। हाँ, क्या गुरुजी बुरी क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऐसे मान के चलना, जब ऐसी बेरोजगारी हो रही है, तो वह कहीं ना कहीं उस देश को, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को गतिशील की ओर लेके जा रही है। अब आप नई नई तकनीकों में उतर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी है कि पुरानी तकनीकों में आप रोजगार करोगे, नहीं। तो आप चाहोगे कि यहां पर नई मशीनरी लेके आओ, हम उसको चलाएंगे। तो यह बेरोजगारी बुरी नहीं होती है, क्योंकि यह एक गतिशील और स्वस्थ श्रम बाजार होता है, क्योंकि यह एक गतिशील व स्वस्थ श्रम बाजार होता है। बाजार, देखो नई नई तकनीकें जितनी भी आ रही हैं, वो याद रखना आपको स्वच्छता का भी ध्यान रख रही है, स्वच्छता की ओर। जैसे हम परंपरागत ऊर्जा पढ़ते हैं, गैर परंपरागत बिजली बना रहे हैं, तो गैर परंपरागत स्वच्छ ऊर्जा है, ठीक है, वो पर्यावरण को जो है वो अनुकूल है, पर्यावरण के, समझ में आ गई, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसे अब मान के चलो सौर ऊर्जा, यानी सौर की सूर्य किरणों से, धूप से हम जो बिजली बना रहे हैं, तो वो क्या नुकसान पहुंचाएगी? समझ में आ गई बात? तो ये चीज होती है।
यानी इसके अंदर आप दूसरी बात ये भी लिख सकते हो और लगा के कि यानी लोग बेहतर अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं, तभी ये बेरोजगारी आई है। यानी लोग बेहतर अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं, बेहतर अवसरों की ओर और बढ़ रहे हैं। यानी लोग जो है वो बेहतर अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये बेरोजगारी जो है मेरे भाई वो देखने को मिलती है। हाँ, समझ में आ गई? तो ये है घर्षणात्मक बेरोजगारी। कैसी बेरोजगारी हो जाएगी? घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसके बाद लास्ट करते हैं एक, जिसका नाम है संरचनात्मक बेरोजगारी। यहीं पर आप हेडिंग लगा लो नंबर 4। संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी होगी? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का कारण माना जाता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात लिख लेना। भारत में सबसे बड़ा यही कारण है बेरोजगारी का, या यही प्रकार है। भारत में सबसे ज्यादा आपको जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो मिलती है संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है? इसमें पैसों की भी हमारे हमारे पास कमी होती है, मशीनों की भी जो है वो कमी होती है। मशीनों को मतलब आप ये भी बोल सकते हो तकनीक जो है उसकी क्या होती है? कमी। इन चीजों की हमें कमी होती है तो हमें कई बार बेरोजगारी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में उसे बोलते हैं संरचनात्मक। जैसे मान के चलो हमारे पास पैसे कम है, पैसे कम है तो हम कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते। मान के चलना आपने एक बढ़िया मेन रोड पे 5 स्टार होटल करना है। अब उस होटल के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और वहां पर अब खाने पीने को भी सामान होगा तो वहां मशीनें भी अलग अलग प्रकार की चाहिए। कोई पता नहीं ओवन होता है, ओवन के भी अलावा बहुत खतरनाक लेवल की मशीनें आती हैं, महंगी मशीनें आती हैं। तकनीक भी चाहिए वहां पर वो चलाने के लिए 5 स्टार होटल को। तो कई बार क्या होता है, हम ये चीजें हमारे पास नहीं होती है। ये चीजें नहीं होती तो हम फिर अब ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो बेरोजगार बैठे हैं। तो इसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक। यह अर्थव्यवस्था में त्रुटियों के कारण होती है। इसमें क्या लिखोगे? इसमें आप ये लिखना कि अर्थव्यवस्था की संरचना में त्रुटियों के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में संरचना अर्थव्यवस्था में संरचना में त्रुटि का मतलब होता है गलती। त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है उस बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? उस बेरोजगारी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो कहते हैं। हाँ, देखो जैसे मान के चलो हम पुरानी उत्पादन तकनीक अपना रहे हैं, जैसे पुराने या पुरानी उत्पादन तकनीक अपना रहे हैं। तो ये क्या है? ये मेरे भाई त्रुटियां ही है। ये क्या है? त्रुटियां हैं। जैसे मान के चलो आज पढ़ने का जो है वो बहुत ही तरीका आसान हो गया है। अगर हम देखें तो मान के चलो अब आपको इकोनॉमिक्स नहीं आ रही है, जियोग्राफी नहीं आ रहा है, आपको मान लो को लोक शास्त्र नहीं आ रहा यार। अब आपके पुरानी तकनीक में कैसे पढ़ते थे? पहले फोन नहीं थे या जो भी कुछ नहीं था, तो लोग कैसे पढ़ा करते थे? उठाई किताब और पढ़ने लगे। समझ में आया तो ठीक है, ना आया तो ठीक है। पढ़ लिया, नॉलेज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। ऐसे में क्या है, आपको मान लो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करो, जेमिनी एआई का यूज़ करो, गूगल का यूज़ करो।
इसके अलावा यूट्यूब पर जाओ, सर्च मारो कि फलाने टॉपिक की क्लास, मैं कहता हूँ 500 टीचर आ जाएंगे आपको पढ़ाने वाले बेरोजगारी टॉपिक। और बेरोजगारी टॉपिक जिस टीचर का आपको समझ में अच्छा लगे वो उठा के पढ़ लो। मैं अभी ऐसे ही नहीं कहता कि आप मेरे पास ही बेरोजगारी यहाँ जो है वो पढ़ो। आप यूट्यूब पे, अब कई कहते हैं गुरुजी आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स हम अफोर्ड नहीं कर पा रही है, वो कुछ कुछ टॉपिक तो चलो मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, बाकी फिर भी मेरे भाई आपके अंदर अगर एटीट्यूड है ना, तो यूट्यूब पर इतना कंटेंट पड़ा है, मैं तो खुद नहीं कहता कि आप ये कोर्स लो जो अफोर्डेबल नहीं है। तो आप जो है वो जाओ यूट्यूब पर सर्च मारो एक बार बेरोजगारी, दुनिया जहान की 80-90 क्लासें आपको एक टॉपिक की मिल जाएंगी, 500 मिल जाएंगी। चला चला के देख लो, थोड़ी 5-5 2-2 मिनट की शुरू हुई क्लासें, पता लग जाता है कि हाँ ये टीचर लैंग्वेज समझ में आ रही है, कितना कंटेंट करवा रहा है, हमारे एग्जाम के आसपास ही जो है वो घूम रहा है, तो वो सब चीज़ें जो वो आपको पता लग जाती है मेरे भाई। तो अर्थव्यवस्था में संरचना में त्रुटियों के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। पुरानी उत्पादन तकनीक जो अपना रहे हैं उनको नई उत्पादन तकनीक अपनानी पड़ेगी, वरना फिर उनका काम ठप हो जाएगा। तो ऐसी अगर ये गलतियां करते रहेंगे, ऐसी ये त्रुटियां करती रहेंगे, तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? संरचनात्मक। अच्छा अच्छा, मैंने कहा था अब ये उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो वही बात है कि ये जो उत्पन्न होगी, मैं इसी पेज पे बता देता हूं। उत्पन्न होने के कारण 3 कारण लिखा देता हूं। नंबर 1, मशीनों की कमी या मशीनों का अभाव, जिसे हम लिख सकते हैं अपर्याप्त आधारभूत ढांचे को अपनाना, तब ये बेरोजगारी हो जाएगी। एक काम करने का सिस्टम होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी काम अच्छी तरह से चलता है। कई बार हमें पैसों की कमी देखने को मिलती है, पूंजी का अभाव जो होता है उस कारण भी हमें ये बेरोजगारी देखने को मिल जाती है। 3 नंबर, कई बार इसके साथ साथ हमें कौशल का अभाव यानी स्किल भी नहीं होती हमें, तो कौशल के अभाव में भी आपको यह बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी। तो अर्थव्यवस्था में संरचना में अगर कोई त्रुटि, हमने कोई प्लान किया उसमें कोई त्रुटि आ गई, या हमने कोई पुरानी तकनीक को अपना लिया है ना, तो हमें जो बेरोजगारी, हमारा काम नहीं चलेगा तो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसे में उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। बिल्कुल सिंपल है। तो आज के लिए हमने इतना पढ़ा। 4 बेरोजगारी के प्रकार मैंने आज आपको पढ़ा दिए। 3, एक प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़ाया, जिसमें खेत में आवश्यकता 7 लोगों की है, लगे 10 हुए हैं, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी। ठीक है, एक ये प्रश्न याद करना, श्रम बल में न्यूनतम कितनी वर्ष की आयु के लोग चाहिए? 15। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सीमांत उत्पादन 0 होता है, ये बात याद रखना। मौसमीय बेरोजगारी, जैसे दीपावली के समय काम बढ़ जाता है, तो कुछ माह ही काम मिलता है, बाकी साल भर ये बेचारे बेरोजगार रहते हैं, उसे मौसम बेरोजगारी। इसे मांग समय विशेष पर निर्भर करता है, ये बेरोजगारी। यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। उसके बाद आएगी घर्षणात्मक, यह अस्थायी समय के लिए बेरोजगारी होती है। इसमें क्या होता है कि श्रमिक एक नौकरी से दूसरी नौकरी पे जाता है, तो यह बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। लास्ट लिखाई थी मैंने संरचनात्मक बेरोजगारी। अच्छा, एक बात रखना, यानी लोग बेहतर अवसरों की ओर बढ़ रहे हैं, तो कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है? घर्षणात्मक। ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं टेक्निकल, तो ये चीजें छोड़ना मत, सारी चीजें आपको पढ़नी है। संरचनात्मक, अर्थव्यवस्था में संरचना में अगर त्रुटि आ गई तो उसके कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी संरचनात्मक कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा जो बेरोजगारी देखने को मिलता है वो संरचनात्मक बेरोजगारी ही देखने को मिलती है। सबसे बड़ा जो बेरोजगारी का कारण है वो कौन सा मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण ही आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको ये बता रहा था, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये रही, है ना, ये आपको इतनी जो है भर्तियां देखने को मिलेंगी। पीटीआई की लिखा हुआ है यहाँ, सेकंड ग्रेड की 4037 है, थर्ड ग्रेड 2000 है, और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता 730 है। पीटीआई 900 पदों के पास है, लेब असिस्टेंट के 500 पद भी इसमें शामिल हैं। तो ये भर्तियां आपको जो देखने को मिलेगी। ठीक है, तैयारी करते रहना मेरे भाई, आप हार मत मानो। बस ये हो सकता है आप इस लकीर के ऊपर ही हो, अंतिम पड़ाव पर हो, अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारा संघर्ष है, ये सारा दुख दर्द है ना, एक में ही खत्म हो जाएगा जिस दिन सिलेक्शन होगा। चाहे आपने पीछे 3 साल मेहनत की है, 5 साल की है, 8 साल की है, या 7 साल जो है वो मेहनत की है, ये सब आपका ना एक ही दिन में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ये की हुई मेहनत। तो ये आपके लिए शिक्षक ग्रेड सेकंड के लिए जो है इकोनॉमिक्स वॉरियर बेस शुरू किया है,
आप सभी को पता ही होगा, है ना। और इसके अंदर आपको जो है वीडियो कोर्स के साथ हम टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स वरियर बेस से जो साथी अभी नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ना। इनरोल करने के लिए आपको यह धनराशि देनी होगी और नीचे विजन ऐप पर जो है यहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। हम रियल में कोर्स का प्रयास ज़्यादा नहीं रखते हैं। इस कोर्स में तीन तीन चीज़ें मिल रही है आपको। एक तो वीडियो कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, उसके साथ PYQ का बैच भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, और PYQ जो क्वेश्चन है वो भी बैच इसी में इंक्लूड हम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद।